बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके व्यूअर्स। आज एक नए एपिसोड के साथ आज मैं बात करूंगा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की मुमकिन तौर पर अर्जेंटीनियन एयरफोर्स की तरफ से सिलेक्शन के ऊपर। इसके अलावा अर्जेंटीनियन एयरफोर्स की कौन कौन सी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। इंग्लैंड क्यों चाहता है कि F-16 फाइटिंग फैल्कन तो अर्जेंटीनियन एयरफोर्स को मिले लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 नहीं। इन सब बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। तब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. तो फिर हम बात कर रहे थे अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के ऊपर। अर्जेंटीनियन एयरफोर्स आई बिलीव एक बहुत मिनिमलिस्टिक किस्म की एयरफोर्स है, कोई मॉडर्न डे एयरफोर्स इस वक्त है नहीं। उनके पास जो एयर फ्रेम्स हैं वो इतने नए नहीं है, या आप कह सकते हैं कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट से कंपेटेबल नहीं है। उनके एयर फ्रेम्स की जो तादाद है वो भी बहुत कम है। इसके अलावा जो वो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लाइट किस्म के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तो हो सकते हैं और ट्रेनर कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन कोई मॉडर्न डे लीडिंग एयरक्राफ्ट उनके पास है नहीं अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के पास। अब जो है रिसेंटली उन्होंने एक टेंडर जाहिर किया और उसके अंदर उन्होंने क्लियर लिखा है कि हम इस वक्त 4 जहाज़ों को इवेल्युएट या कर रहे हैं या कर चुके हैं। जो रिसेंट नाम है वो ये हैं, एक MiG-35, एक F-16, LCA तेजस और JF-17 थंडर ब्लॉक 3। अब बात कर लेते हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट के ऊपर। उनकी जो है बेसिकली 4 बड़ी रिक्वायरमेंट्स है जिनको उन्होंने मद्देनजर रखा हुआ है। बेसिकली इसकी बिना के ऊपर वो कोई फाइटर एयरक्राफ्ट ढूंढ रहे हैं और इसी बिना के ऊपर आई बिलीव जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है इस वक्त रूल कर रहा है। कैसे रूल कर रहा है वो मैं वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। नंबर 1 पे वो ये चाहते हैं कि जो भी एयरक्राफ्ट को परचेज करें उसके पास एक अपना टैक्टिकल डाटा लिंक सिस्टम हो। दूसरे नंबर पे उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जो उनके पास मौजूद है उनके साथ कोई भी एयरक्राफ्ट जो वो ले रहे हैं वो कंपैटिबल हो। तीसरे नंबर के ऊपर वो चाहते हैं कि जो भी एयरक्राफ्ट ले रहे हैं उसके अंदर ऐसा रडार हो, और चौथे नंबर के ऊपर उसके अंदर एक अपना डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सूट हो। पांचवें नंबर के ऊपर जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है वो ये है कि जो भी जहाज वो परचेज कर रहे हैं उसका जो पर फ्लाइट आवर कॉस्ट है वो कम से कम हो, और उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है उसकी फ्लीट को सस्टेन रखना और उसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस है एक जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, दूसरा ये है कि रिलायबल हो और इजीली मेंटेनेबल हो। तो ये 4-5 रिक्वायरमेंट्स है जिसकी बिना पर वो फाइटर जेट जो है वो चूज़ कर रहे हैं। अब बारी बारी बात करते हैं। अच्छा, एक और नेगेटिव पॉइंट भी है जिसकी बिना पर उन्होंने जो है वो किसी भी फाइटर जेट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो ये है कि किसी भी किस्म का ब्रिटिश जो कॉम्पोनेंट है या कोई भी सिस्टम है उस एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ ना हो रहा हो जो वो परचेज कर रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं 4 फाइटर जेट की जो पॉसिबिलिटीज़ है जिनकी बिना पर इनकी सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन हो सकती है। एक एक एयरक्राफ्ट को पहले सबसे पहले जो है वो मैं एलैबोरेट करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं F-16 की। F-16 एक बहुत बेहतर जहाज है और एक बहुत ही कैपेबल जहाज है, प्रूवन जहाज है, लेकिन अर्जेंटीनियन एयरफोर्स उसको क्यों नहीं लेगी? डेफिनेटली आपको पता है अमेरिका जो है वो किसी भी कंट्री को अगर एयरक्राफ्ट भेजता है तो ये इसकी एक पुरानी सी आदत है कि वो आपसे जो है वो बहुत ज्यादा शर्तें मनवाएगा, बाद में आपको उसके स्पेयर्स के लिए भी ब्लैकमेल करेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि वो उसकी स्पेयर मेंटेनेंस या आप कह सकते हैं ओवरहाल या वेपन्स के लिए वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। आपने उसका एयरक्राफ्ट खरीद लिया, आपने उसकी तमाम पॉलिटिकल शर्तें जो है वो माननी होगी उसके बाद। इन सब बातों की बिना के ऊपर आप कह सकते हैं कि F-16 फाइटिंग फैल्कन को जो है अर्जेंटीनियन एयरफोर्स जो है वो रिजेक्ट करेगी। फिर अब बात कर लेते हैं LCA तेजस के ऊपर। LCA तेजस भी तमाम तकरीबन उन चेक्स को पूरा करता है जो अर्जेंटीनियन एयरफोर्स की इस वक्त नीड है, यानी ऐसा रडार, डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इसके अलावा टैक्टिकल डाटा लिंक सिस्टम, पर फ्लाइट कास्ट कम होना, इसके अलावा सस्टेन करना आसान होना। लेकिन ये तमाम चीज़ जो है तेजस के अंदर मौजूद है। लेकिन आप कह सकते हैं जिस तरह की मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अर्जेंटीनियन एयरफोर्स की ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि किसी किस्म का ब्रिटिश ओरिजिन का कोई पार्ट या कंपोनेंट या सब सिस्टम जो है वो इस फाइटर जेट के अंदर नहीं हो तो बेहतर है। इस बात पे वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं फाइटर जेट को। तो ये जो है मेरा ख्याल है तेजस के लिए ये डील ब्रेकर मोमेंट है, क्योंकि तेजस के अंदर जो इन फ्लाइट एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम है वो ब्रिटिश ओरिजिन का है। इसके अलावा ऐसा रडार जो है वो ब्रिटिश ओरिजिन का है। ऐसा रडार तो आप कह सकते हैं कि आराम से कौन सा रिप्लेस भी हो सकता है, लेकिन जो इन फ्लाइट एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसके लिए आपको पूरे जहाज के एयर फ्रेम के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, और मेरा नहीं ख्याल के हाल जो है वो तेजस की इस सेल के लिए जो है इतना बड़ा इकदाम उठाएगी। तो ये जो है ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आके LCA तेजस की जो पॉइंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। इस पॉइंट के ऊपर आप कह सकते हैं कि ये डील जो है वो डील ब्रेकअप हो जाती है। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं MiG-35 की। MiG-35 मैं समझता हूँ इस रेस के अंदर सबसे ज्यादा वीक कंटेस्टेंट है। देखें MiG-35 एक तो डुअल इंजन जहाज है, उसको सस्टेन और मेंटेन करना पिछले तमाम फाइटर जेट से बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी पर फ्लाइट कॉस्ट जो है वो MiG-35 की बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगेन वो सिंगल इंजन नहीं डुअल इंजन जहाज है। इसके अलावा जो इस वक्त हालात चल रहे हैं रशिया के अंदर
और यूक्रेन के अंदर आपस में वॉर लगी हुई है। अमेरिका जो है वो इस वक्त यूक्रेन के अंदर खड़ा हुआ है। अर्जेंटीना एक यूरोप का कंट्री है। यूरोप की कंट्री का इस वक्त रशिया के साथ कोई भी डील करना ये इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि अर्जेंटीना अगर इस वक्त डील करेगा तो उसके ऊपर जो है वो सारी दुनिया की तवज्जो आ जाएगी और अमेरिका उसके ऊपर अलग से सैंक्शन लगा लेगा। दुनिया उससे एक अलग तरीके से नाराज हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ मिग 35 इस डील से वैसे ही बाहर है और वैसे भी उसके चांस बहुत कम थे और इस पॉलिटिकल रीजन की वजह से तो अब आप कह सकते हैं कि मिग 35 वैसे ही रेस से आउट है। फिर अब बात कर लेते हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। क्यों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है? देखिए, अर्जेंटीनियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है? डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, टैक्टिकल डाटा लिंक सिस्टम, इसके अलावा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ कंपैटिबिलिटीज और एक अपना आईसा रेडार होना किसी भी जहाज के अंदर। ठीक है, तो ये सारे चेक्स जो हैं JF-17 थंडर पूरी करता है। इसके अलावा और जो चेक्स हैं, जिस तरह के सस्टेन करना आसान हो, सिंगल इंजन जहाज है, इसको सस्टेन करना आसान है। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पर फ्लाइट आवर कॉस्ट जो है वो JF-17 थंडर की इस वक्त इन तमाम जहाजों की जो मैं पहले एलैबोरेट कर चुका हूँ इन सबसे कम है। उसके बाद अगर आप देखें कि किसी भी किस्म का ब्रिटिश ओरिजिन का कोई भी पार्ट जो है वो इस वक्त ब्लॉक 3 के अंदर नहीं इस्तेमाल हो रहा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मार्टिन बेकर की सीट पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव में आप कह सकते हैं कि चाइनीज ओरिजिन की एक सीट है मौजूद जिसको अर्जेंटीनियन एयरफोर्स इवेल्युएट कर सकती है और उसके बाद जो है वो इस फाइटर के अंदर लगाई जा सकती है। तो ये मेरा ख्याल है इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। JF-17 थंडर पूरा का पूरा चाइना के अंदर डिजाइन हुआ हुआ है। चाइनीज और पाकिस्तान ने मिलकर डिजाइन किया हुआ है। किसी किस्म की ब्रिटिश या यूरोपियन या अमेरिकन किसी भी किस्म की इन्फ्लुएंस या किसी किस्म का कोई पार्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के लिए। और इसके अलावा अगर आप देखें तो चाइना बड़ी इजीली जो है वो इजाजत दे देगा कि किसी भी किस्म का वेपन जो है अगर आपने इस जहाज के साथ लगाना है तो आप लगा सकते हैं। मतलब जो इस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो इसके साथ आएगा। इस जहाज के अंदर आप कोई भी वेपन अपनी मर्जी का इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई बिलीव कि यूरोपियन कोई भी कंट्री आपको इजाजत नहीं देगी कि किसी किस्म का रशियन वेपन जो है वो आपको यूरोप के या अमेरिकन किसी जहाज के ऊपर लगाएं। तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर ये भी एक प्रमोशन या आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ अवेलेबल है कि आप उसके साथ किसी भी किस्म का वेपन लगा सकते हैं। इसके अलावा चाइना कोई ज्यादा मजीद जो है वो सैंक्शंस भी लगाएगा आपके ऊपर कि इधर इस्तेमाल करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, तो इसमें किसी किस्म का इशू आएगा नहीं। तो ये चीजें जो है तमाम आप कह सकते हैं कि JF-17 थंडर को एक टॉप कंटेंटर बनाती है, क्योंकि चाइनीज जो है वो इन्फ्लुएंस आ जाएगा यूरोप के अंदर। इसके अलावा यूरोपियन कंट्री जो अर्जेंटीना है वो भी खुश होगी कि किसी किस्म का उसके ऊपर रोकथाम नहीं होगा, किसी किस्म के आप कह सकते हैं कि सैंक्शन उसके ऊपर नहीं लगेंगे। चाइना उसको खुली खुली इजाजत देगा किस तरीके से जैसे भी वो इस्तेमाल करता है, किसी किस्म का उसका आप कह सकते हैं कि रोकथाम नहीं होगी। फिर अब बात कर लेते हैं कि क्यों ब्रिटेन चाहता है कि अर्जेंटीनियन एयरफोर्स को F-16 मिले ना कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3। एक तो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर एक किसी भी यूरोपियन कंट्री ने JF-17 थंडर या कोई भी चाइनीज असला खरीद लिया तो डेफिनेटली ये अमेरिका के हक में भी बुरा है, क्योंकि एक तो वहां पर चाइनीज इन्फ्लुएंस बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके लिए राह हमवार हो जाएगी, क्योंकि अगर एक यूरोपियन कंट्री जो है वो चाइनीज असलिया के ऊपर अपना एतमाद जाहिर करेगा, उससे सेटिस्फाई होगा, तो दूसरे जो कंट्रीज है वो भी उसको डेफिनेटली परचेज करेंगी और ये अमेरिका और यूरोप दोनों के जो एमुनिशन का बिजनेस है इसको अफेक्ट करेगा। ये तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। दूसरी बात यह है कि जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है इसकी कैपेबिलिटीज का ज्यादा यूरोप को अमेरिका को पता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितना भी इसका फर्ज करें एमुनिशन है या इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सूट है या कोई भी और चीज है, ऐसा रेडार है, यूरोप उससे नाशना है। आप ऑन पेपर तो देख सकते हैं कि यार ऐसा है, लेकिन ऑन पेपर और एक्चुअल मशीन के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। ये चीज जो है वो आप कह सकते हैं कि यूरोप को डिस्टर्ब करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि जो इस वक्त चाइनीज वेपन्स हैं वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं और बहुत मामलों में जो है वो आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह PL-15 मिसाइल है, इसने इस वक्त अमेरिका की दौड़े लगवाई हुई हैं। M120 का जो मिसाइल है ये आप कह सकते हैं कि इस वक्त PL-15 से इंफीरियर है, सुपीरियर नहीं है। तो इस तरह बहुत मामलों में जो है चाइनीज टेक्नोलॉजी इस वक्त लीड कर रही है और इस वक्त यूरोप के अंदर चाइनीज टेक्नोलॉजी का आना यूरोप को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो एक तो ये वजह है। दूसरी बात यह है अगर अर्जेंटीना को F-16 मिलते हैं तो अमेरिका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस अपना जमा सकता है उसके ऊपर, उसके स्पेयर्स के लिए, म्यूनिशन के लिए। बाद में अर्जेंटीना को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया जाएगा अमेरिका की तरफ से, और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग अलायंस में है ब्रिटेन के, तो डेफिनेटली ब्रिटेन जो है बाद में अपना इन्फ्लुएंस यूज करके अर्जेंटीना को जो है वो पुल डाउन कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल एडवर्सरी जो है वो अर्जेंटीना का वो ब्रिटेन ही है। इस चीज को जो है बहुत ज्यादा मद्देनजर रखा जा रहा है और इसी वजह से ब्रिटेन ये चाहता है चाइनीज असला जो है वो ना आए, क्योंकि अगर चाइनीज असला आएगा तो फिर वो तो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर नहीं सकता चाइना के अंदर। इसी वजह से जो है वो ब्रिटेन चाहता है F-16 तो आज अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के अंदर, लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 नहीं। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। This Shah 1 have a very happy and rewarding stay in Islamic Republic of Pakistan.
Thank you, boys. Good job.